दोस्तों, इस ट्रिक से हम अनार में पा सकते हैं ढेरों फल। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने अनार के पौधे का अपडेट दूंगी और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगी कि मेरे अनार के पौधे पर इतने सारे फूल और फल जो लगे हुए हैं उसका कारण क्या है, किस तरह से मैं इसकी देखभाल करती हूँ, कब कब मैं इसे फर्टिलाइज करती हूँ, कैसे मैं इन्हें पानी देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं सबसे पहले अपने पौधे को दिखला देती हूँ कि इसमें कितने सारे फ्रूट और कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए। आप देखिए, हर डाल पर इसमें फूल लगे हुए हैं और साथ ही साथ वो फ्लावर में और वो फ्रूट में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जो हैं वो फीमेल फ्लावर हैं और बहुत सारे मेल फ्लावर हैं। तो जो फीमेल फ्लावर हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए आप, ये भी, और यहाँ देखिए, ये मेल फ्लावर हैं और ये फीमेल फ्लावर हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर हैं और यहाँ देखिए, ये मेल फ्लावर हैं तो साथ में ये फीमेल फ्लावर है। उसके बाद आप इधर भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये फीमेल फ्लावर है और साथ में एक मेल फ्लावर है। यहाँ नीचे फीमेल फ्लावर है। तो मेरी हर प्लांट पर, हर डाल पर इतने सारे फ्लावर आए हुए हैं और लगातार इसमें फ्लावर आते जा रहे हैं और कहीं कहीं ये फ्रूट में कन्वर्ट भी हो चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये भी अब फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, यहाँ भी आप देखिए, ये सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, ये भी फीमेल फ्लावर्स है। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ ये फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे हर डाल पर इतने सारे फ्लावर और फ्रूट लगे हुए हैं, पूरे प्लांट पर फ्रूट ही फ्रूट है। तो किस तरह से मैं इसकी देखभाल करती हूँ और मैंने इसे कब कब फर्टिलाइज किया था कि ये इतने अच्छे से फ्रूटिंग पर आ गए हैं, क्योंकि अभी ये समय है अभी सभी पौधों का फ्रूट पाने का। आप देखिए, सब जगह डाल डाल से निकल रहे हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आए हुए हैं हर डाल पर। आप यहाँ भी देखिए, इसमें छोटे छोटे से फ्लावर इसमें आ रहे हैं, अभी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ भी देखिए। तो दोस्तों, मैं यही बात आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी केयर की है कि हर जगह इतने सारे फ्लावर्स हैं और फ्रूट में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे अनार के प्लांट पर फ्लावर नहीं आते हैं, और यदि फ्लावर आते भी हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे मैंने इनकी देखभाल की है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस प्लांट पर ये देखिए, मैंने एक बड़े से टब में लगाया हुआ है और ये 5 साल पुराना हो चुका है। इसे मैं साल में 2 बार फर्टिलाइज करती हूँ, 2 बार। एक तो मैं सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छी सी खाद देती हूँ और हेवी मात्रा में खाद देती हूँ, क्योंकि प्लांट ये बड़ा है। तो करीब 2-3 केजी वर्मी कंपोस्ट देती हूँ मैं। और यदि मैं गोबर की खाद देती हूँ तो कम से कम 1.5 केजी गोबर की खाद मैं ज़रूर देती हूँ। और उसके बाद दूसरी बार जब मैं इसे फर्टिलाइज करती हूँ तो वह समय होता है फरवरी और मार्च का, क्योंकि मेरे इस अनार में 2 बार फ्रूटिंग होती है। सितंबर अक्टूबर में भी होती है, जुलाई में भी होती है। जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक फ्रूटिंग होती है और उसके बाद अभी मार्च से फिर स्टार्ट होता है, तो मार्च अप्रैल में इसमें फ्रूटिंग होती है। तो यह ज़रूरी हो जाती है कि मैं इसे इन दोनों समय में फर्टिलाइज़र दूँ। और मैं हर समय फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, बार बार फर्टिलाइज़र दे करके प्लांट को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, लेकिन 2 बार मैं बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो जिस समय मैं सितंबर अक्टूबर में इन्हें फर्टिलाइज़र देती हूँ दोस्तों, तो उस समय मैं कितना फर्टिलाइज़र देती हूँ ये आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। एक बार मैं इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बना चुकी हूँ और उस समय मैंने आप लोगों को यह दिखलाया था कि कितना फर्टिलाइज़र देती हूँ और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद के साथ साथ मैं इसमें और क्या मिलाती हूँ। तो सबसे पहले सितंबर अक्टूबर में या फिर फरवरी मार्च में मैं जड़ के चारों तरफ से इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मैं थोड़ा सा फंगिसाइड भी देती हूँ, थोड़ा सा सीवीड ग्रैन्यूल भी देती हूँ
और थोड़ा सा सरसों की खली भी देती हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके इसे देख सकते हैं, क्योंकि इन 2 टाइम में अनार के पौधे को तो बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर चाहिए, क्योंकि ये फ्रूटिंग पर आने वाले हैं। तो फ्रूटिंग पर आने के लिए इन्हें एनर्जी गेन करना पड़ता है, और एनर्जी लेने के लिए इन्हें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करना पड़ता है। एक बार जब इनकी फ्रूटिंग समाप्त हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए ये थोड़े से रेस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर से एनर्जी गेन करके और फिर ये फ्रूटिंग पर आ जाते हैं। तो फ्रूटिंग पर आने के लिए इन्हें एनर्जी देने के लिए न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो वैसे में मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। एक बार मैं वर्मी कंपोस्ट देती हूँ और एक बार मैं गोबर की खाद देती हूँ। तो गोबर की खाद के साथ साथ मैं नीम की खली भी 3-4 मुट्ठी जरूर दे देती हूँ, ताकि मिट्टी में वो खाद की तरह भी चला जाए, और साथ ही साथ इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कीटाणु भी नहीं लगे। उसके लिए नीम की खली देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सीवीड ग्रैन्यूल इसलिए देती हूँ ताकि इनकी जड़ों में मजबूती आ जाए, जड़ों को अच्छे से फैलने का मौका देते हैं। फैलने के लिए वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए सीवीड ग्रैन्यूल भी ज़रूरी होता है। और वर्मी कंपोस्ट में तो सारा कुछ मिला ही रहता है। इन दोनों टाइम के अलावा मैं 3-3 महीने पर जब भी मुझे मौका मिलता है, ऐसा कोई मेरे लिए शेड्यूल नहीं है कि मैं लगातार 3-3 महीने पर ही इसमें किसी न किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे जब लगने लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है वो दे देती हूँ, या कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर विंटर में दे देती हूँ। अदरवाइज़ 2 बार मैं इनमें केवल अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र देती हूँ, और उन्हीं दोनों बार फर्टिलाइज़र देने का परिणाम ये होता है कि मेरे जो अनार के पौधे हैं वे इतने अच्छे तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। थोड़ी सी लाइट कम हो गई है, मैं शाम के समय में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपको लाइट की थोड़ी सी कमी दिख रही होगी। और बात करूँ मैं पानी की कि किस तरह से मैं वाटरिंग करती हूँ, तो गर्मी के दिनों में मैं हर दिन इन्हें वाटर देती हूँ। जाड़े के दिनों में मैं एक दिन छोड़कर एक दिन इन्हें पानी देती हूँ, लेकिन गर्मी के दिनों में हर दिन मैं शाम के समय, सुबह में तो मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन शाम के समय मैं इन्हें ज़रूर अच्छे से वाटरिंग करती हूँ, अच्छे से इनमें पानी डालती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने के कारण ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, और यदि आप इन्हें पानी नहीं देंगे तो इनके सारे फूल झड़ जाएंगे। ये तो हो गई दोस्तों अनार के पौधे को पानी कैसे दिया जाए। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब अनार में फूल आ रहे हों तब उनमें पानी थोड़ा कम कर देना चाहिए, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि मैं जब भी पानी कम करती हूँ तो इसके सारे फूल ड्रॉप होने लगते हैं। तो पानी चूँकि गर्मी का दिन है, हाँ बरसात के दिनों में आप पानी कम कर सकते हैं, या फिर सितंबर अक्टूबर का समय है जिस समय कि पौधे अधिक सूखते नहीं हैं, उस समय आप थोड़ा सा पानी कम कर सकते हैं। केवल सर्वाइवल उतना ही पानी दीजिए जिसमें कि पौधे सर्वाइव कर सके, या प्लांट की जड़ों को अच्छे से पानी मिल सके। लेकिन जब गर्मी का दिन है तो आप उन्हें पानी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो पौधे सूखने लगेंगे, उनकी जड़ों तक पानी नहीं जाएगा और सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये तो पानी की बात हो गई। अब मैं आपको ये बतलाती हूँ कि किस क्वांटिटी में और किस तरह से मैं उन्हें फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बतला दूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट है। आप रेशियो देख लीजिए, यहाँ पर उतनी मात्रा नहीं है जितनी मात्रा मैं अपने अनार के प्लांट में डालती हूँ। ये मैं रेशियो दिखला रही हूँ कि यदि वर्मी कंपोस्ट इतना है तो उसके अकॉर्डिंग इतनी मात्रा होनी चाहिए नीम खली की, और ये बोन मील है, ये सरसों की खली है, ये सीवीड ग्रैन्यूल है, ये चाय की पत्ती है, ये यहाँ पर फंगिसाइड है, ये फॉस्फोरस है, और ये चौक है। ये चौक मैंने इसलिए रखा है कि यदि बहुत सारे लोग बोन मील का यूज़ नहीं करते हैं, तो आप बोन मील का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पान में खाने वाला चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेशियो होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये लिया है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद और ये वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। जनवरी में जब मैंने अपने अनार के प्लांट को फर्टिलाइज किया था तो मैंने उसमें आधा kg वर्मी कंपोस्ट डाला था, क्योंकि उस समय मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं था और मेरे पास गोबर की खाद भी नहीं था। लेकिन बाद में मैंने फरवरी में उसकी क्वांटिटी पूरी कर दी थी और करीब 1-1.25 kg मैंने फिर से उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था।
सितंबर अक्टूबर में आपको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लगातार मानसून में बारिश होने के कारण जब पानी ज़्यादा पड़ता है तो प्लांट की मिट्टी के सारे न्यूट्रिशंस ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी काफ़ी वीक पड़ जाती है। अतः दोबारा से एनर्जी गेन करने के लिए और फ्रूटिंग के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस समय आपको अच्छे से उसमें खाद डालना होगा। तो 2 टाइम तो मैं डालती हूँ, आपको मैंने बता दिया कि 2 टाइम सितंबर अक्टूबर, और जनवरी में या फरवरी में मैं फिर से ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये सारे मिला करके मैं अच्छी तरह फर्टिलाइज करती हूँ ताकि वे फ्रूटिंग पर आ सके। लेकिन कभी कभी ऐसा, लेकिन ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि ये 2 टाइम तो फर्टिलाइज़र देने का है ही। उसके बाद कभी जैसे मैं अपनी सब्जियों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि सब्जियों का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना अच्छा रहता है। मिट्टी तो अच्छी बनाती हूँ, लेकिन 15 दिन या 20 दिन के बाद एक बार उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। जैसे फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, तो उस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र जब मैं देती हूँ तो वही लिक्विड फर्टिलाइज़र की 1 लीटर या 1.5 लीटर मैं फ्रूटिंग प्लांट में भी डाल देती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे घर में केले के छिलके हैं तो आप उन्हें भी 2-3 दिन पानी में सोक कर दें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने केले के छिलके मेरे पास थे तो मैंने पानी में सोक कर दिया, भिगो कर रख दिया, और 3 दिन तक मैं इसे पानी में ऐसे ही भिगोए रखूँगी। और 3 दिनों के बाद जब ये थोड़े से गल जाएंगे तो मैं अपने हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसका पानी फ्रूटिंग प्लांट के जड़ों में डाल दूंगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसा कोई नहीं है, ये शेड्यूल नहीं बना हुआ है कि आपको इसे डालना ही डालना है। आप जो ये खाद डाल रहे हैं साल में 2 बार, तो यही काफ़ी है फ्रूटिंग प्लांट के फ्रूट आने के लिए। लेकिन जब हमारे पास ऐसी कुछ सुविधाएं हो जाती है तो वो भी हम डाल देते हैं और वो अच्छा रहता है, अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे केले के छिलके नहीं है, यदि प्याज के छिलके आपके पास ज़्यादा हो गया तो प्याज के छिलकों को भी आप मिक्स करके और रख दें पानी में 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद आप उसका पानी फ्रूटिंग प्लांट के जड़ों में डाल दें। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट को काफ़ी मजबूती देती है और वो अच्छे से फ्रूटिंग कर पाते हैं। फ्रूटिंग प्लांट के लिए NPK की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन भी हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, ये मात्रा उन्हें मिल जाती है तो वे अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट पे यदि नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उनके पत्ते अच्छे नहीं होंगे, उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा, फिर वो अच्छे से प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए उनमें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है और उनके फ्रूटिंग लाने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, तो केले के छिलके में पोटेशियम बहुत होती है, तो आप केले के छिलके डाल सकते हैं। उसी तरह से जड़ों को आप मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जड़ें जब मजबूत होंगी तभी किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट अच्छे से आएंगे। तो उसके लिए ये सीवीड ग्रैन्यूल हो या सीवीड एक्सट्रैक्ट हो, वो आप डाल सकते हैं। और तने को मजबूत करने के लिए कैल्शियम भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से एक कंप्लीट फूड आप जब अपने अनार के पौधे को देंगे तभी उनमें, क्योंकि एक अनार के पौधे में कई सारे फ्रूट बनते हैं और फ्रूट ज़्यादा बनने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से आप जब कंप्लीट फूड देते हैं तभी अनार के पौधे में अच्छी से फ्लावरिंग होती है और उसमें फ्रूट सेट होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अपने अनार के पौधे के लिए जो मैंने काम किया था वो सारी बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।